बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 180 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम जाओ सिकंदर, नाज़ो ने चिल्ला कर कहा, क्योंकि कुछ फासले पर गाड़ियां रुकने लगी थी। मैं तीसरे शख्स से निमटना चाहता था, मगर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो निहत्था है। अगर उसके पास भी कोई रिवाल्वर या पिस्तौल होता तो वो इतनी देर में मुझे शूट कर देता या नाज़ो को गोली मार देता। गालबन वो ड्राइवर था और उसने एक स्टेन गन और एक रिवाल्वर रखने वाले दो मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में खुद को मुसल्ला रखने की ज़रूरत ही महसूस ना की होगी, मगर 1 मिनट में उसके दोनों मुहाफ़िज़ असले से भी महरूम हो गए थे और होशो आवाज़ से भी। तो वो भागा। पहले तो कुछ देर उसे यकीन भी ना आया होगा कि जो कुछ उसकी आंखों ने देखा है वो नज़र का धोखा नहीं है, और एक नाजुक सी और बेहद हसीन लड़की ने खाली हाथों से स्टेन गन लेकर उतरने वाले जवान और सेहतमंद आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। नाज़ो की एक्टिंग काम कर गई। उसे कमज़ोर समझकर नज़रअंदाज करने का अंजाम सब के सामने था। तीसरे शख्स को नाज़ो ने टांग पकड़कर जीप में सवार होने से पहले ही खींच लिया था। खुदा के लिए तुम जाओ, नाज़ो ने फिर चिल्लाकर कहा, और मैंने महसूस किया कि मैं वाकई खतरे में घिरने लगा हूँ। नाज़ो के लिए तीसरे आदमी से निमटना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस वक्त पुलिस आ जाती या फरार का रास्ता मसदूद हो जाता तो ज़्यादा परेशानी मेरे लिए पैदा होती। मैं जल्दी से उस शख्स की तरफ लपका जो फुटपाथ के पास पड़ा था। उसकी जेब से दोनों रिवाल्वर निकालते वक्त मुझे एहसास हुआ कि गर्दन टूट जाने के बायस वो मर चुका है। मैंने उसका रिवाल्वर भी निकाल लिया और जीप की तरफ भागा। अचानक तीसरा शख्स दर्द से चिल्लाया और मैंने देखा कि नाज़ो पैर धर पे वार करके उसके हाथों पैरों को नाकाबिले इस्तेमाल बना चुकी है। गालबन उसका दायां बाजू टूट गया था और बड़े मुज़ीका खेज तरीके से कंधे पर लटक रहा था। वो दूसरे हाथ से घुटना पकड़े चीख रहा था, जिससे अंदाजा होता था कि नाज़ो ने जूती की नोक पर उसकी हड्डी का भी मलबा कर दिया है। मैं इन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। नाज़ो ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, लेकिन मुझसे राब्ता रखना। मैं जीप ले जा रहा हूँ। मैंने सारी ला के नाज़ो को खुदा हाफिज कहा और आखिरी वक्त में आने वाले एक ख्याल के तहत दिलावर के पिए को सड़क पर से उठा के जीप में डाल दिया। चाबी इंजन में ही लगी हुई थी, चुनाचे मैंने सीट पर बैठते ही जीप को स्टार्ट कर दिया। दूर दूर खड़ी हो जाने वाली बहुत सी गाड़ियों से उतरने वाले अब भी इकट्ठे होकर दौड़ते हुए आ रहे थे। चुनाचे वापसी इख्तियार करने की बजाय मैंने जीप को सीधा आगे बढ़ा दिया। कुछ लोग मुझे भी मशकूक समझकर इस गलतफहमी का शिकार थे कि मैं भी एक लड़की पर हमला करने वालों का साथी हूँ और अब फरार हो रहा हूँ। और में से कुछ पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगे। एक ने चलती जीप में चढ़कर मुझे रोकने की कोशिश भी की। मेरे सीधे हाथ के वार से वो सड़क पर गिरा। वो बेवकूफ़ी की हद तक दलेर आदमी था या एक खूबसूरत लड़की के सामने हीरो बन के अपनी किस्मत को जगाना चाहता था। बहरसूरत मुझे उसको गिरा के अफसोस हुआ। जीप की रफ्तार खासी बढ़ चुकी थी, चुनाचे उसे सड़क पर गिरने से चोट आई होगी। वो पीछे आने वाली किसी भी गाड़ी के नीचे आ सकता था या खुद उसी जीप के पहियों के नीचे आ सकता था जिसे मैं चला रहा था। आगे सड़क साफ थी, चुनाचे मैंने जीप को जेट तैयारे की रफ्तार से दौड़ाया और 5 मिनट में फोर्स स्टेट स्टेडियम से आगे निकलकर बाईं जाने मुड़ गया। फिर इन्फेंट्री रोड आ गया और मैं उसी पुराने रास्ते से गुजरा जिस पर से 1000 बार गुजर चुका था। धर्मपुरे की नहर का पुल पार करके मैं गड़ी शाहू की तरफ गया तो बेख्तियार मेरी नज़र बाईं तरफ गई, जिधर बांसू वाली सड़क पर अंकल रिजवी का घर था। और मैंने सोचा कि क्या अब तक उस्ताद टैडी ने राबिया को अंकल रिजवी के घर पहुंचा दिया होगा। बगल में कपड़ों का बंडल दबाए बोसिन जीपीओ गेट के कुछ फासले पर टहल रहा था कि मैंने जीप उसके सामने जा रोकी। वो चौंक कर पीछे हटा और कुछ देर मुझे अहमकों की तरह देखता रहा, यूं जैसे उसे शक हो कि मेरा उलिया बदल के कोई और उसके सामने तो नहीं आ गया। ये तेरा आधा घंटा हुआ है, उल्लू के पट्टे। वो एकदम फट पड़ा। पहले बैठ जा आराम से, मैंने हंस कर कहा। देख तेरे लिए क्या शाही रथ लेकर आया हूँ। तो पैदल जूतियां चटकाता फिर रहा था। हमने सोचा यार के लिए इतना तो करें। उस वक्त हमारे प्रोग्राम में किसी से जीप छीनना नहीं था, वो बैठते हुए बोला। हाँ प्रोग्राम तो नहीं था, मैंने कहा, लेकिन मेरे मामू ससुर है ना, बड़े पैसे वाले और बहुत फराख दिल है। उन्होंने जीप भिजवा दी तो मैं कैसे इनकार करता। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। तूने सुना होगा उनका नाम चौधरी दिलावर कहलाते हैं। मैंने गाड़ी को बैकलोर रोड की तरफ मोड़ दिया। ये दिलावर की जीप है, मोहसिन बोला। फिर उसकी नजर पीछे गई और वो पहुंचकर रह गया। अब तो कोई शक की बात नहीं रही ना, ये दिलावर का पीए है, मैंने मुसर्रत से कहा, मगर मोहसिन कुछ नहीं बोला। वो दिलावर के पीए को पहचानता था। जीप में उसे पड़ा देखकर वो भी इतना ही हैरान था जितना उसके जिस्म के नीचे दबी हुई स्टेन गन को देखकर। तूने आधे घंटे में जग मार के क्या खरीदा? 2 लुंगियां, 2 कुर्ते, 2 जूते, मैंने कहा। और हम इतनी देर में क्या गजब के तोहफे उठा लाए हैं। एक स्टेन गन, एक रिवाल्वर, एक जीप और एक पीए, सब बिल्कुल असली और बेहद कारामद है। इसके अलावा हमने गुल बदन शेरीन सुखन से भी मुलाकात की। कुछ दूर कार पर उसके साथ बाल रोड पर सैर की। फिर सीधी तरह बता तू कहाँ गया था? ये सब क्या है? मोहसिन ने भिन्ना कर कहा।
मैंने उसे आधे घंटे की बजाय 1 घंटे में वापस आने के असबाब व वाकयात और नताइज से आगाह किया और कम से कम अल्फाज में मैंने उसे नाजू से मिलने और उसको छोड़कर आने तक की सारी कहानी सुना दी। उसने फिर तुझे बचा लिया और खुद मुसीबत में पड़ गई। मोहसिन ने अफसोस से कहा। वो मुसीबत में नहीं पड़ेगी, मैंने कहा। मुसीबत में वो शख्स गिरफ्तार होगा जिसको नादो ने चकनाचूर कर दिया था। मामला थाने कचहरी तक जाएगा क्योंकि एक आदमी मर गया है, मोहसिन ने फिक्रमंद होकर कहा। मगर ये कत्ल नहीं कहलाएगा, मैंने कहा। एक लड़की पर 2 गुंडों ने कार रोककर हमला किया था। लड़की कराटे जानती थी, उसने खुद को बचाया तो कोई गलती नहीं की। वहां लोग भी तो जमा होते होंगे, मोहसिन बोला, जिन्होंने तुझे देखा होगा और इस जीप को हाँ मुमकिन है नंबर भी नोट किया हो। मैंने कहा, इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? मालूम हो ही जाएगा कि जीप किसकी थी। सबने यही समझा होगा कि जीप में 3 अफराद थे जो गालबन लड़की को अगवा करके ले जाना चाहते थे। उनमें से एक मारा गया, एक पकड़ा गया और तीसरा जीप लेकर भाग गया। भागने वाले को सिर्फ एक शख्स ने करीब से देखा था, चुनांचे उसका उलिया भी वही बयान करेगा। जाहिर है ये उलिया नामफरूर मुल्जिम सिकंदर बख्त का होगा, ना उसके साथी मोहसिन खान शिरवानी का। नादो सिर्फ दिलेर और हौसला मंद ही नहीं, ज़हीन भी है। वो पुलिस को कंफ्यूज करेगी और मुझे महफूज रखने के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ फुरिया बताएगी और ये भी मुमकिन है कि वो कुछ ना करे। तशीर और खुआ मुखा के स्कैंडल से बचने के लिए सब कुछ चक्कर देकर निकल जाए। मददगार और हमदर्द सर खुजाते रह जाएं कि वो लड़की थी या छल्लावा। अब वो पुलिस को क्या बताएंगे कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किसके साथ हुआ था? उसकी गाड़ी का नंबर तो किसी ने देखा ही होगा, मोहसिन बोला। जब मैंने नहीं देखा तो किसी और ने क्या देखा होगा? बैलेंस कर कहा। नादो अपनी जान बचा के फरार होगी तो ऐसे नहीं होगी कि फिर फंस जाए। अगर एक बार वो जाए वारदात से गायब हो गई तो फिर वो हाथ नहीं आएगी। कोई लाख कहे वो साफ मुकर जाएगी। ना वो कहीं गई थी, ना किसी से मिली थी और ना उस पर जीप में सवार 3 गुंडों ने हमला किया था। वो कोई और होगी। चश्मदीद गवाहों को चश्मे लगा के देखना चाहिए था। उसे सच्चा साबित करने वाले बहुत। चल वो तो ठीक है, मगर अब इसका क्या करें? मोहसिन ने कहा, तू जो इतना माले गनीमत समेट लाया है ये कहाँ ले जाएं? इतना असला जिसमें एक स्टेन गन भी है और इस लाश को लेकर हम जमींदार होटल में नहीं जा सकते। ये जीप भी खतरनाक है, इसे बहुत दूर छोड़ना चाहिए। बागे जना चलते हैं, मैंने तजवीज़ पेश की। वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा, लिबास भी बदल लेंगे, अपना असला पुराने कपड़ों में लपेट लेंगे और जीप वहीं छोड़ आएंगे। इस आदमी का क्या होगा? अगर इसे होश आ गया तो फिर बेहोश कर देंगे। मैंने कहा, यह बहुत काम का आदमी है। दिलावर का पीए वो सब जानता होगा जो हमको मालूम होना चाहिए। इसको तफ्तीश के लिए महफूज रखना जरूरी है। चौधरी दिलावर के लिए इससे बड़ी परेशानी की बात क्या हो सकती है कि उसका सेक्रेटरी स्टेन गन और 2 मुहाफिजों की मौजूदगी में अगवा कर लिया जाए और वो भी उसी की जीप में। उसे मालूम हो जाएगा कि इसकी जिम्मेदार एक लड़की थी। वो लड़की अब महफूज नहीं रही सिकंदर, मोहसिन बोला। ये वाकई परेशानी की बात है, मैंने कहा। वो माजूरों के गिरफ्तार होने वाले को पुलिस से छुड़ा कर ले जाएंगे और कत्ल करने से पहले उससे सब कुछ पूछ लेंगे कि लड़की कौन थी, कैसी थी, किसके साथ थी, उसका हुलिया कैसा था, वो कहाँ से आई थी और किधर जा रही थी। गाड़ी का नंबर याद रहा तो कोई मसला नहीं, मगर उस माजूर शख्स ने यह बता दिया कि गाड़ी कौन सी थी, रंग और मॉडल वगैरह की तफसील दे दी, तब भी चौधरी दिलावर के लिए नादो को तलाश करना दुश्वार नहीं होगा। इसी शहर में इसी रंग की कितनी फिएट 200 होंगी और उनको चलाने वाली लड़कियां कितनी होंगी, फिर उनमें से कितनी जोडू कराटे की ऐसी माहिर होंगी। शायद नादो के सिवा कोई नहीं। मैंने कहा था ना, तुझे बचाने के लिए वो मुसीबत में पड़ गई। नहीं मोहसिन, अब ख्वाह मुझे खुद को दिलावर के हवाले करना पड़े, नादो पर कोई आंच नहीं आएगी, मैंने कहा और गाड़ी को शमला पहाड़ी से जरा आगे दाईं तरफ मोड़ कर खड़ा कर दिया। पहले मैं अपने नए कपड़े लेकर एक झाड़ी के पीछे चला गया। पतलून कमीज की जगह लुंगी और कुर्ता और बूट की जगह पेशावरी चप्पल पहनकर मैंने आईना देखा तो हैरान रह गया। जीप के बाहर लगे हुए आईने में एक देहाती मैं नजर आ रहा था जिसके घुंघराले बाल मेहंदी रंग के थे। इसी रंग की दाढ़ी के साथ वो खद्दर के ढीले ढाले कुर्ते और नीली दाढ़ियों की चेक डिजाइन की लुंगी बांधे 50 साल का बूढ़ा आदमी नजर आता था। डाक नक्शे में तब्दीली का असर इस लिबास में मुकम्मल तौर पर बदल गया था। मूसा भाई ने मेरा रंग रूप बदलते वक्त जो हिदायत दी थी वो कितनी अहम थी, इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा था। कमीज पतलून में सिर्फ मेरा चेहरा बदला था, लिबास के बदलते ही मेरी पूरी शख्सियत में इनकलाब आ गया था और खुद मोहसिन ने हंसते हंसते एतराफ़ किया कि मुझे राबिया तक नहीं पहचान सकती। कुछ देर में वो भी मेरी दूसरी कॉपी बन के आ गया तो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होकर हमने मूसा भाई के कमाले फ़न का एतराफ़ किया। एक से लिबास में हम दोनों के दरमियान फ़र्क महसूस करना आसान नहीं था और हम में से कोई भी एक दूसरे की जगह ले सकता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने नकली सोने के 2 दांत दिखाने के फ़र्क को वाजे कर सकता था। पुराने कपड़ों को हमने जीप में डाला और वहां से चल पड़े क्योंकि इक्का दुक्का राहगीर हमें बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहे थे। उनमें से कोई करीब आ जाता तो उसे जीप में लाश की तरह पड़ा हुआ तीसरा आदमी भी नजर आ जाता और हमारा आतिशी असले का जखीरा भी। मैंने जीप को रेस के घोड़े की तरह दौड़ाया और मोहसिन ने जीप की तलाशी ली
मगर इसमें कागजात नाम की कोई चीज नहीं थी। गालबन इसे लाने वाले मोहतात थे कि जीप पकड़ी जाए तो वो ना पकड़े जाएं। मोहसिन बोला, तेरा ख्याल बिल्कुल गलत है। मैंने कहा, जब दिलावर के पीए ने मुझे देखा था तो वो किसी मिशन पर नहीं था। मेरा मिलना महज इत्तफाक था, वरना वो अपने किसी काम से निकले थे। चुनांचे ये फर्ज करना गलत है कि गाड़ी उन्होंने किसी और से ली होगी। क्या वो इसी तरह स्टेन गन लेकर शहर में घूमते थे? मोहसिन ने कहा, जैसे उनके धंधे हैं वैसे हिफाजती इंतजामात भी हैं। मैंने कहा, खतरनाक काम करते हैं तो खतरे से निमटने के असबाब भी रखते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द इस जीप से निजात हासिल कर लें। चौधरी दिलावर के कुत्ते शहर भर में फैल गए होंगे और जीप को ढूंढते फिर रहे होंगे। मोहसिन ने अपनी सीट को हटा के देखा। उसके नीचे प्लास्टिक पेपर में लिपटा हुआ एक पैकेट था। मोहसिन ने प्लास्टिक हटाया तो अंदर से कागज का एक लिफाफा निकला। एक एक करके मोहसिन ने उसमें से नोटों की 4 गड्डियां निकाली। 40,000 रुपए। मोहसिन ने हैरत और मुसर्रत से सीटी बजाई। तेरे मामू ससुर वाकई तुझ पर नहायत मेहरबान है और तेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। अल्लाह बड़ा कारसाज है मोहसिन। मैंने कहा, अब ये जरूरी नहीं रहा कि हम जमींदार होटल में जाएं। इतना असला और एक बेहोश आदमी साथ लेकर हम वहां जाते भी कैसे? अब कोई ठिकाना तलाश करना होगा जहां हम भी रह सकें और ये भी हमारे साथ रहे। अचानक मुझे अपने दाएं हाथ पर किराए के लिए खाली है का नोटिस नजर आया, जो लकड़ी के पुराने दरवाजे पर किसी ने जाग से लिखा था। दरवाजा एक पुरानी ईंटों से बनी हुई बैरक जैसी इमारत का था, जो तकरीबन 60 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी थी। उसके ऊपर वर्कशॉपों जैसी ढलवान छत थी और चौड़ाई के रुख पर जो सड़क की तरफ था बैक वक्त 2 नाम लिखे हुए थे। एक इबारत किसी पेंटर ने अंग्रेजी के नीले हुरूफ से लिखी थी और ये बताई थी कि इस जगह कोई आरा मशीन रही होगी। बेशतर हुरूफ मिट रहे थे या मिट चुके थे। दूसरी इबारत बदसूरती का शाकार थी और गालबन किसी प्राइमरी फेल ने बकलम खुद लिखी थी। यहाँ हर किस्म का फर्नीचर बनाया जाता है। ये तहरीर सियाह तारकोल की थी, चुराचे पड़ी जाती थी। क्या ख्याल है मोहसिन? मैंने जीप रोककर कहा, यह कुछ ताइदे गैबी नहीं है? ये जगह हर लिहाज से हमारी ज़रूरियात के सारे तकाज़े पूरी करती है। मोहसिन ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि हम बात किससे करें? खैर, मैं नीचे उतर के देखता हूँ। वो इलाका मुल्तान रोड का था, लेकिन ज्यादा आबाद नहीं था। थोड़े थोड़े फासले पर मुझे इसी किस्म की बहुत सी तामीरात नजर आईं। इनमें छोटी छोटी घरेलू सनतों का सिलसिला था, मगर लिखने वालों ने इन पर फैक्ट्री और मिल के नाम भी लिख रखे थे। रिहायशी मकान इनसे अलग नहीं थे, चुनाचे वो रौनक यहाँ नजर नहीं आती थी जो सिर्फ रिहायशी आबादियों में होती है। मजमूई तौर पर यह इलाका वैरान लगता था। मैंने मोहसिन के जाने के बाद अपनी सीट हटा के देखी और यह देखकर दंग रह गया कि उसके नीचे स्टेन गन के राउंड रखे हुए थे। मैंने सीट को फिर बराबर कर दिया। ज्यादा बाइसे तशवीश वो शख्स था जो पीछे बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने इधर उधर देखकर स्टेन गन निकाली और एहतियात के साथ आगे वाली दोनों निशस्तों के दरमियान रख दी। उसके ऊपर मैंने वो कपड़ा फैला दिया जो गाड़ी को साफ करने के लिए रखा गया था। फिर मैंने दिलावर के सेक्रेटरी को हिला जुला कर सीधा किया और उसका सरसरी मेडिकल चेकअप करने के बाद नब्ज की रफ्तार देखी जो कदरे सुस्त थी, लेकिन दिल के धड़कने का अमल नॉर्मल था। खैर है ना पुत्र? किसी ने बहुत करीब से कहा। की होया जी एनू? मैंने चूम कर खमीदा कमर बूढ़े को देखा। कुछ नहीं चाचा, बीमार अस्पताल ले जा रहे हैं। अच्छा, रब खैर करेगा, बूढ़े ने जाते जाते कहा। और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो कोई शक्की मिजाज पुलिस मैन नहीं था, वरना मेरे लिए उसको मुतमईन करना मुश्किल हो जाता। आधे घंटे तक मैं यूं बैठा रहा जैसे वाकई किसी बीमार शख्स का तीमारदार हूं। इंतजार मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था और मोहसिन न जाने की तरह गायब हो गया था। मैंने 4 अफराद को इसी तरह मुतमईन किया। उनमें से एक को ज्यादा तजस्सुस था और उसने मुझसे ये भी पूछा कि बीमार को क्या बीमारी है, मैं उसे लेकर सड़क पर क्यों खड़ा हूँ, किस डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, जीप का ड्राइवर ऐसी हालत में गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया है और क्यों चला गया है, मरीज बेहोश है कि सो रहा है। मैंने उसको भी इत्मीनान बख्श जवाबात देकर चलता किया। धूप अब तेज हो गई थी। अब मुझे ये अंदेशा भी लाहक हो चला था कि कहीं बीमार को होश ना आ जाए। मिलाकर मोहसिन एक पिस्ता कद और मोटे आदमी को साथ लिए नमूदार हुआ। उसने कफल खोला और वो दोनों अंदर गायब हो गए। मोहसिन उम्दर मेरी तरफ नहीं देखा था ताकि मेरे और उसके दरमियान किसी किस्म का ताल्लुक साबित ना हो और वो जीप पर गौर ना कर पाए। पिस्ता कद और मोटा शख्स यकीनन लैंड लॉर्ड था और मोहसिन की जुस्तजू कामयाब रही थी। मैंने दुआ मांगी कि इनके मुज़ाकरात भी कामयाब रहें। दुआ फौरन कबूल हुई और वो दोनों बाहर निकले तो मोटा आदमी बहुत खुश था। उसने दरवाजा बंद करके कफल की चाबी मोहसिन की खात पर रख दी और वजी दर से आए थे वापस उधर ही चले गए। इंतजार के अगले 10 मिनट ज्यादा सब्र आजमा साबित हुए। फिर मोहसिन की सूरत दिखाई दी। हो गया मसला हल, मोहसिन ने खुशी से कहा। तेरे मामू सुसर का पैसा काम आ गया, वरना मामला लंबा हो जाता। कितने में बात हुई? मैंने कहा 1,500 रुपए महाना पर। मोहसिन बोला, बेचारा शख्स जरूरतमंद था, पहले किसी को आरा मशीन लगाने की इजाजत दी थी। उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिन के वक्त आरा मशीन चलाई। रात को इस जगह जाली नोट छापने का सिलसिला शुरू कर दिया।
जब छापा पड़ा तो उसके साथ मालिक मकान भी गिरफ्त में आया और बड़ी मुश्किल से बचा। उसके बाद किसी ने फर्नीचर बनाना शुरू किया था। उसका धंधा नहीं चला और वो 6 माह का किराया छोड़कर भाग गया। मैंने साल भर का किराया पेशगी दिया तो सारी जीरा भूल गया, वरना बहुत पूछ रहा था कि क्या काम करोगे और कोई जामन है या नहीं। अब कह रहा था कि किराया नामा वगैरह होता रहेगा। दरअसल मकरूज है बेचारा, और यकमुश्त मिलने वाले 18,000 कैसे छोड़ता। ये बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा अब मैं ये सारा सामान तेरी तहवील में यहाँ छोड़ता हूँ और खुद ये जीप लेकर जाता हूँ। मैं यहाँ अकेला कब तक इंतजार करूंगा तेरा। मोहसिन बोला मैं भी चलता हूँ। नहीं, वैसे तेरा दिल चाहे तो ताला लगा के अपने लैंड लॉर्ड के पास चले जाना और गप लगा के फिर आ जाना। मैंने कहा मैं 2 घंटे बाद वापस आऊंगा। ख्वाजा नेक मोहम्मद को अपने तमाम सामान को साथ लेकर सुबह में गालिब के मुतल्लिक भी मालूम नहीं कर सका था। उसका पता तो चले कि उसे भी बताऊं कि अब हम कहाँ हैं। फिर नादों की खैरियत दरियाफ्त करनी है। दोनों गए तो उस कैदी की हिफाजत कौन करेगा। मैं इस बात का इंतजाम कर जाऊंगा कि ये होश में आ जाए तो भी आवाज ना निकाल सके और हिल जुल ना सके, मगर फिर भी तेरी निगरानी अशद जरूरी है। मैंने जीप को दरवाजे से मिलाया और मोहसिन ने कफल खोला। जीप में 4 रिवाल्वर थे, 3 साइलेंसर वाले और 1 साइलेंसर के बगैर। स्टेन गन और उसके राउंड अंदर मुंतकिल करते हुए मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं किसी गोरीला तंजीम के हेड क्वार्टर में हूँ। ये जगह ज़ाहिरी तौर पर इतनी वीरान और गैर नुमायां थी कि हम किसी मकान के मुकाबले में खुद को यहाँ ज्यादा महफूज समझ सकते थे। आखिर में हमने दिलावर के पीए को मुंतकिल किया और इस बात का खास ख्याल रखा कि कोई देखने ना पाए। उसे बांध कर डालने के लिए हमने अपने कपड़े उतारे हुए फाड़े। उसके मुंह में भी कपड़ा ठोंस कर मैंने मोहसिन से 1000 रुपये लिए और जीप में रवाना हो गया। 1 मील आगे जाकर मैंने जीप को एक वीरान इहाते में रोका। इसके पिछले हिस्से में पेट्रोल से भरा हुआ जेरी कैन था जो पेट्रोल का इजाफी जखीरा रखने के काम आता था। 2 गैलन पेट्रोल जीप में बहाकर मैंने सिगरेट लाइटर से एक कागज जलाया और दरमियान में रख दिया। पेट्रोल की आग भड़की तो मैं दूसरी तरफ से दीवार फांद गया। जब पेट्रोल टैंक के फटने का धमाका सुनाई दिया तो मैं उस जगह से 100 गज दूर था। मैं पैदल चलता गया। तकरीबन 2 मील चलने के बाद मुझे खाली तांगा नजर आया। तांगे वाले ने आधे घंटे में मुझे मतंग पहुंचा दिया। वहां से रिक्शा में जमींदार होटल तक पहुंचने में मेरे मजीद 20 मिनट सरफ हुए। मुझे गालिब का ख्याल भी था और नादों का भी, लेकिन पहले मैं ख्वाजा नेक मोहम्मद उर्फ उस्ताद टैडी से मिलकर राबिया के मुताल्लिक मालूम करना चाहता था कि वो खैरियत के साथ अंकल रिजवी के घर पहुंच गई है या नहीं। टैडी ने मेरी हिदायत के मुताबिक 2 कमरे अमीर खान कबीर खान के नाम से लिए थे और मेरे इंतजार में था। वो अपने साथ तमाम असबाब समेट लाया था जो उससे पहले 2 होटलों में पड़ा हुआ था। उसमें टैडी का वो पुरस्रार टीन का संदूक भी था जिसके राज से हम अभी तक वाकिफ ना हो सके थे। जब मैं होटल मैनेजर से पूछकर ऊपर गया और दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने टैडी को वही संदूक खोले देखा। मुझे देखती उसने संदूक को एकदम बंद कर दिया और उसके ऊपर बैठ गया। उसने नॉर्मल नजर आने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरों से उसकी सूरत का तगय्युर पोशीदा ना रह सका। वैसे घबरा गया था जैसे वो मेरे संदूक का ताला तोड़ रहा था कि मैं उसे चोरी करते पकड़ दिया। क्या हुआ उस्ताद? मैंने कहा रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारा? क्या है आखिर इस संदूक में? कसम मौला की सिकंदर बादशाह, वो जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम भी कमाल बातें करते हो। संदूक में क्या होगा भला सिवाय फटे पुराने 2 जोड़ों के? हमें भी चक्कर दे रहे हो दोस्त। ये संदूक मैंने भी उठाया था। इतना वजन तो 200 जोड़ों का भी नहीं हो सकता, और अगर वाकई फटे पुराने 2 जोड़े हैं तो परेशानी की कौन सी बात है? मैंने कहा परेशान कौन उल्लू का पट्टा है? डैडी ने बेजारी से कहा अगर परेशानी है तो उसकी वजह तुम हो कि मुझे यहाँ भेज दिया और भूल गए। अब कहाँ जाऊं और किससे मालूम करूं तुम्हारा पता? चलो नाराजगी छोड़ो, मैं तुमको साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा होटल कब तक भटकते रहेंगे? इस बार ऐसा महफूज इंतजाम किया है कि कोई वहां नहीं पहुंच सकता। सुबह से अब तक जो कुछ किया है उसकी तफसील बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि राबिया मिली? उसे अंकल रिजवी के घर पहुंचा दिया? उस्ताद टैडी का चेहरा बेजान हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश में लब हिलाए मगर आवाज उसके खल्क से ना निकली। वो नजर चुरा के दूसरी समत देखने लगा और नर्वस नजर आने लगा। मैंने उसका बाजू पकड़ के एक झटका दिया और अपना सवाल दोहराया। टैडी की खौफजदा आंखें ठहर गईं। उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। उसने मेरी बात ही नहीं मानी। टैडी ने मुर्दा आवाज में कहा। उसने क्या बात नहीं मानी? मैंने हैरान होकर कहा वही एसपी साहब के घर चलने की। टैडी बोला मैंने तो बता दिया था कि सिकंदर ने मुझे किस लिए भेजा है। वो दूसरी बातें पूछने लगी कि रात को क्या हुआ था और सब लोग इस वक्त कहाँ हैं। मैंने बता दिया तो वो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी तुम ये सामान वगैरह समेटो और जाओ। मैं पहले गालिब का पता करूंगी और फिर वहीं पहुंच जाऊंगी। गालिब को वकील की जरूरत पड़ सकती है और मोहसिन या सिकंदर में से किसी के लिए कुछ करना मुश्किल भी होगा और खतरनाक भी। मैंने कहा कि मुझे तो सिकंदर ने ताकीद की थी कि आपको बाइफादत रिजवी साहब के घर पहुंचाऊं। तो सिकंदर बादशाह माफ करना, जो उसने कहा वही मैं दोहरा देता हूं। उसने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारे सिकंदर बादशाह की और तुम उनकी ताकीद भी वापस अपने साथ ले जाओ
उनसे कहना मेरी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। अच्छा, मैंने बैठते हुए कहा। उसके बाद तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ आ गए। अब मसला यह है कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ से भी निकलना था, मगर राबिया के बाखैरो आफियत लौट कर आने तक मैं इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। अभी तो यहाँ के बैठे भी नहीं थे। डैडी ने फरियादी लहजे में कहा, अब कहाँ जाना है? मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि मोहसिन कहाँ है और किसके साथ है। वो शख्स हैरत ज़दा सुनता रहा। मैं तो मोहसिन से कह आया था कि मैं 2 घंटे में लौट आऊँगा। मैंने घड़ी देखकर कहा, अब वो भी सूखता रहेगा। मालूम नहीं ये अच्छा हुआ कि बुरा। डैडी ने सर खुजा के कहा, बेशक ये लड़की भी तोप से कम नहीं। कसम मौला की, हमने तो तुम्हारी जबान से इसकी बातें इतनी सुनी है कि वो शायद जिन्नात की बेटी लगती है। अब तो हमें भी शर्म आती है औरत की जात को कमजोर और बुज़दिल कहते हुए, और उसकी हिम्मत को देखकर वो सब भी हमें अपनी सोच ही की तरह शायद लगते हैं, जो खुद को बदमाश कहते हैं या कहलवाते हैं। सच्ची बात निकली है तुम्हारे मुंह से उस्ताद, मैंने हंसकर कहा। असल ताकत अपने से कमजोर पर हाथ उठाने का नाम नहीं है। ताकत तो अपने दिफा और अपने से कमजोरों की हिफाजत की सलाहियत का नाम है। मुझे उस लड़की से कोई खतरा महसूस नहीं होता, मगर उसका भाई बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं। वो अपनी बहन के साथ कोई रियायत नहीं करता। डैडी ने फिक्रमंद होकर कहा, नादू ने मुझे बताया कि वो अब पहले वाला इकराम शेख नहीं रहा, वो हमारा साथ देना चाहता है। अरे छोड़ो सिकंदर बादशाह, मेरा तो ख्याल है कि वो चक्कर देना चाहता है, अपनी बहन को भी और हमें भी। उस्ताद, डैडी ने कहा, हम उस पर भरोसा करें और पकड़े जाएं, यही उसका मकसद होगा। नहीं उस्ताद, वो इस्तीफा भी दे चुका है पुलिस की नौकरी से। मैंने कहा, फर्ज करो उसने झूठ बोला वो अपनी बहन से। डैडी ने कहा, वो जानता है कि बहन से मदद की उम्मीद रखना हमाकत है। वो एक बार सचमुच तुमको बचाने के लिए अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। किस्मत अच्छी थी कि बच गई, वरना शेख साहब पर अपनी बहन के कत्ल का इल्जाम आ जाता। और मैं तो समझता हूँ ऐसा आदमी है कि अदालत में भी सर उठा के कहता और उसे कोई शर्मिंदगी ना होती कि उसकी बहन उसके फर्ज की राह में रुकावट बन रही थी। तुम्हारा ये तजिया गलत नहीं है उस्ताद, मगर जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है इस वाक़े का इकराम शेख के जहन पर एक मनफी असर हुआ है। मैंने कहा, आदमी फौलाद का अज़म रखता हो, फौलादी आसाब का मालिक नहीं होता। नाजू उसकी एक ही बहन थी और बहन भी ऐसी जिस पर कोई भी फख्र कर सकता है। फर्ज शनासी का दौरा ख़त्म होते ही जज्बात की यलगार ने ज़मीर के सही फैसले को भी बाइस शर्मिंदगी बना दिया होगा। फिर वालदैन की मुलामत होगी और निदामत जो नाजो को मौत और ज़िंदगी की कशमुकश से 2-4 देकर महसूस की होगी। उसने कहीं आमा ना पा के खुद को फ़र्ज के बार से सबकदोश कर लिया। देखो यार सिकंदर बादशाह, हम इतनी बारीकी में तो जाते नहीं हैं। डैडी बोला, मोटी अकल के आदमी है। फर्ज करो दादू के बच जाने के बाद उसके ख्यालात फिर तब्दील हो गए। किसी शख्स की फितरत ऐसे नहीं बदलती कि वो रातों रात फरिश्ते से शैतान बन जाए, जैसे हम हैं। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी आदतों को छोड़ा, यादों को छोड़ा और अब इतने अरसे बाद सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ हो गए हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि पुरानी जिंदगी अब भी बहुत याद आती है। इकराम शेख की बात करते करते तुम अपनी बात करने लगे। मैंने हंसकर कहा, मैं ये कह रहा था कि हो सकता है बाद में इकराम शेख पर उल्टा असर पड़ा हो। वो समझने लगा हो कि तुम्हारी वजह से उसके हाथों अपनी बहन का खून खोने वाला था। डैडी बोला, शर्मिंदगी के बाद तो उसने तुमको सारी खराबी का जिम्मेदार समझना शुरू कर दिया हो। उसका ये ख्याल भी होगा कि तुम्हारी वजह से उसकी बहन पागल हुई। ये पागलपन ही है ना उसके नुक्ते नज़र से। वो इसे इश्क नहीं समझता होगा। उसके जहन में यही होगा कि नादो को इस इश्क की बीमारी से निजात दिलाने की एक ही सूरत है कि बीमारी के सबब को ही ख़त्म कर दिया जाए। तुम्हारा मतलब है इकराम शेख मुझे ख़त्म कर सकता है? मैंने कहा, यह नामुमकिन है ख्वाजा साहब। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता सिकंदर बादशाह। डैडी बोला, तुम्हारे साथ रहने का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हम दुनिया की ऊंच नीच को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। तुम अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करते हो और मोहसिन भी 7वीं हिस्से काम लेता है। तुम ये समझो कि हमें भी हमारी 8वीं हिस्स। 8वीं हिस्स? मुझे बेइख्तियार हंसी आई। अच्छा खैर आगे कहो, मगर पहले कुछ खाने पीने को मंगवा लो। बस हमें कुछ ऐसा लगता है कि इकराम शेख बहन को भी धोखा दे रहा है। डैडी ने तामीले हुक्म के बाद कहा, उसकी मदद से वो तुम पर हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन ये हो सकता है कि वो तुम्हारा साथ देने की बात करे और बहन उस पर एतबार करते हुए तुमको फंसा दे। वो हमारा हिमायती बन के आए और हम सब से सब कुछ मालूम करने के बाद हमें ऐसा घेरे कि हमारे निकलने की कोई सूरत ना रहे। ये पुलिस वाले ऐसे चक्कर चलाते हैं, बाज़ औक़ात नादो को क्या पता कि उसने सचमुच इस्तीफ़ा दे दिया है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसने इस्तीफ़े की नकल देख ली होगी, मगर ये नादो को कैसे मालूम हो सकता है कि इस्तीफ़ा आगे पहुँचाया गया भी है और मंजूर हुआ भी है या नहीं। मैं तो कहता हूँ कि नादो पर एतबार किया जा सकता है, उसके भाई पर नहीं। तुमने मुझे शशोपंज में मुब्तला कर दिया है दोस्त। मैंने कहा, मैं खुश भी हूँ कि तुम सोचने लगे हो और बिल्कुल सही समत में सोचने लगे हो। फिर भी मेरा जहन ये कबूल नहीं करता। इकराम शेख इस हद तक पत्थर दिल हो सकता है कि एक बार अपनी बहन को गोली का निशाना बनाने के बावजूद भी वो शर्मिंदा ना हुआ हो और फिर दोबारा उसे दुख दे। शर्मिंदगी कैसी सिकंदर बादशाह?
आदमी गलत काम करके शर्मिंदा होता है और इकराम शेख तो समझता होगा कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, टेडी बोला। उसके ख्याल के मुताबिक गलती अगर कर रही है तो नाजो को वो एक ना तजर्बाकार और जज्बाती लड़की समझता होगा। वो तुमसे खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का इजहार करे तो नाजो उसके मुकाबले में तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारी मदद करती रहेगी। लेकिन वो बहन को कायल कर ले कि अब वो खुद भी सिकंदर के साथ है तो तुम्हारी मदद करने वाली नाजो उसकी चाल में आ जाएगी और किसी ना किसी तरह खुद ही तुमको उससे मिलवा देगी। वो बहुत बेवकूफ़ लड़की है सिकंदर बादशाह। क्यों? उसने ऐसी कौन सी हमाकत की है? बुरा मत मानना, ये बेवकूफ़ी नहीं की तो उसने और क्या किया है? टेडी बोला। क्या उसे मालूम नहीं था कि तुम कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते? फिर क्या जरूरत है उसे तुम ही से प्यार करने की? आदमी गलती से तो दीवार से टकरा जाता है, मगर वो तो जानते बूझते दीवार से सर टकरा रही है। अच्छी तरह समझती है कि इससे दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दीवार पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो शख्स अकल की बजाय जज्बात का गुलाम हो और इस हद तक कि अपना बुरा भला भी ना सोच सकता हो, वो मेरी राय में बेवकूफ़ है। दलाल के मुताबिक टेडी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जो इश्क नाजो ने किया था वो अकल की दस्तरस से बहुत बाला तर था और उसमें दिल वालों के लिए सबसे बड़ी सनद वही दीवानगी थी जिसने कैस बिन आमरी को मजनू कहलवाया था। उस्ताद टेडी, क्या यह मुमकिन है कि कोई सोच समझकर इश्क करे? मैंने कहा, पता नहीं। टेडी ने गड़बड़ा कर कहा, जब होगा तो पता चलेगा। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि जब होगा तो पता चलेगा। अभी तुम इसको बेवकूफ़ कह सकते हो, एक तुम ही क्या सारा जमाना कहेगा कि वो बेवकूफ़ है। मैंने कहा, लेकिन इससे नाजो को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके भाई का ख्याल बिल्कुल उल्टा होगा सिकंदर बादशाह। टेडी ने मेरी दलील को मुस्तरद कर दिया। वो समझता होगा कि सारी खराबी सिकंदर बख्त की वजह से है। सिकंदर बख्त नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाजो भी कुछ दिन रोएगी धोएगी या भाई से बात नहीं करेगी, खाना पीना छोड़ देगी और मरना चाहेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है और लोग इन सब को भूल जाते हैं जिनके बगैर वो समझते हैं कि जिंदा रहना ही नामुमकिन होगा। मैंने उन वालिदैन को देखा है जिनके जवान बेटों को मौत ने अचानक जुदा कर दिया। उन बीवियों को देखा है जिनके सेहरे के फूल मुरझाए भी नहीं थे कि उनके सुहाग उजड़ गए। मैंने उनका गम भी देखा है जिसे देखकर कलेजा फटा था, मगर बाद में ये भी देखा है कि जो उनकी कब्रों से लिपट कर रोए थे वो साल गुजरने से पहले जुमेरात के जुमेरात कब्र के सराहने चिराग जलाना भी भूल गए थे और दुनिया के कामों में ऐसे उलझे थे कि बरसी भी याद ना रही। मैं हैरानी से टेडी को देखता रहा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अकले सलीम से बहरा नहीं था और जहानत तो एक खुदादाद चीज़ है। इससे पहले कि वो इस जहानत के गलत इस्तेमाल में बहुत आगे बढ़ जाता, कुदरत ने उसे हमसे मिलवा दिया और उसकी ज़िंदगी की मंजिल बदल गई। अपनी कुव्वत मुशाहिदा से उसने मुझे पहले भी मुतासिर किया था, लेकिन इस वक्त तो मैं कायल हो गया कि वो किसी तरह भी हमसे कम नहीं। बेरून मोहसिन के पास डिग्री थी जो उसके पास नहीं थी। बाकी सब कुछ वही था जिससे आदमी के लिए इंसान होने की शर्त पूरी होती है। अकल शऊर, दहानत, शराफत, खुलूस और मोहब्बत और दर्द दिल, रिश्तों के एहतराम की सलाहियत और नेकी पर यकीन रखने की ताकत। दरवाजे पर उसी वक्त दस्तक हुई तो मैं चौंका।